अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टडी करेंगे। यूनिट नंबर 5 का ये पहला टॉपिक है हमारे पास, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें सबसे पहले हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को स्टडी करना है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसको कहते हैं? न्यूटन ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस के दौरान ये फाइंड आउट किया कि हर ऑब्जेक्ट को अर्थ या कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसके एक्सपेरिमेंट से उसने ये फाइंड आउट किया, जैसे कि हम भी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम किसी बॉडी को किसी हाइट से छोड़ दें, यहाँ से रिलीज़ कर दें, इसको मैं यहाँ से रिलीज़ कर देता हूँ, ये मेरे पास पेन है, तो ये फ़ौरन डाउनवर्ड फॉल करना शुरू करेगा। तो न्यूटन ने भी अपनी ऑब्जर्वेशन के दौरान ये फाइंड आउट किया कि हर ऑब्जेक्ट ग्राउंड की तरफ, नीचे की तरफ गिरता है। तो इसी से उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का आइडिया आया। उसने इस फोर्स को, जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट कर रही है हर ऑब्जेक्ट को, इस फोर्स का नाम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन रखा। ना कि ये ऐसा नहीं है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन सिर्फ अर्थ लगा रही है, हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा है, चाहे वो ऑब्जेक्ट छोटे हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट बहुत बड़े हैं। हम अगर ऑब्जर्व करें अपनी डेली लाइफ में, सपोज ये दो पेन हैं, इनको मैं करीब रख देता हूँ, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये वाला और पेन उस दूसरे पेन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो पेन इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सेम इसी तरह रूम के अंदर अगर एक चेयर है, वो टेबल को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है और टेबल उस चेयर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये वॉल्स, जो इस कमरे की दीवारें क्या कर रही हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। जो चाहे वो ऑब्जेक्ट छोटा ही क्यों ना हो या बड़ा ही क्यों ना हो, हर ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स का दूसरे ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इस फोर्स का नाम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया। अभी कितनी फोर्स कौन सा ऑब्जेक्ट लगा रहा है, इसको न्यूटन्स ने अपने लॉ के अंदर डिस्क्राइब किया, जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? अगर हम कहें कि दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, एक बॉडी है जिसका मैस m1 है और एक दूसरा बॉडी है जिसका मैस m2 है, और इन दोनों के दरमियान, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेकर इस ऑब्जेक्ट के सेंटर के दरमियान में अगर हम कंसिडर करें कि डिस्टेंस d है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में डिस्कस किया गया है। इस लॉ के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट हम यहाँ से, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। सबसे ज़रूरी यही पॉइंट है कि यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स में बहुत बड़ी यूनिवर्स है, आप कंसिडर भी नहीं कर सकते कि कितना जो है वो बड़ी है, ये कितनी बड़ी यूनिवर्स है। ये इसकी रेंज को हम नहीं अभी तक फाइंड आउट कर सके, कितने गैलेक्सीज हैं, कितने स्टार्स हैं, कितने सिस्टम्स हैं इसके अंदर। हम एक सोलर सिस्टम के अंदर रहते हैं, उससे बड़ी गैलेक्सी होती है, बहुत सारी और गैलेक्सीज हैं। पूरी यूनिवर्स के अंदर हर ऑब्जेक्ट, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब वो जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है? एक पार्ट है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस, कि उन दोनों ऑब्जेक्ट का जितना मैसेस का प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन कि अगर छोटे ऑब्जेक्ट हैं दो, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी मीन स्मॉल प्रोडक्ट बनेगा। जैसे सपोज मैं अगर सपोज करूँ ये 3 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, ये 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, तो प्रोडक्ट 3 2 6 हो गया, छोटा प्रोडक्ट है। इसी तरह अगर ये 500 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है और ये 200 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, जब मैं इनका प्रोडक्ट लूँगा 10,000 किलोग्राम मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। इट मीन कि इनका प्रोडक्ट बढ़ गया है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगा। जितना मैसेज का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगेगी। इसको हम मैथमेटिकली कुछ इस तरह लिखते हैं, एफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम इसको इसलिए रीड करते हैं क्योंकि m1 एंड m2 इसके बिल्कुल सामने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए फोर्स के सामने, इट मीन्स कि इनका दोनों का रिलेशन डायरेक्ट। इसी तरह दूसरा पार्ट जो है लॉ का, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ से ये सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स,
कि इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान में जितना सेंटर का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के साथ इस फोर्स का रिलेशन इन्वर्स है, स्क्वायर के साथ इन्वर्स रिलेशन है। मीन कि अगर हम इस डिस्टेंस को बढ़ा दें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, डिस्टेंस क्योंकि बढ़ रहा है, एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, फोर्स डिक्रीज हो रही है। अगर हम डिस्टेंस को कम कर दें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, पहले से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ये दोनों ऑब्जेक्ट कि इसको हम कैसे लिखेंगे, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। हम इसे रीड ऐसे भी कर सकते हैं, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d² कि डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इसका रिलेशन फोर्स का इनवर्स रिलेशन है। दोनों पार्ट्स को कंबाइन करेंगे हम, जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बनेगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d²। m1 एंड m2 ये सबस्क्रिप्ट्स में लिखने हैं आपने या नीचे लिखने हैं, जबकि ये स्क्वायर है इसको d को स्क्वायर को ऊपर लिखना है। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करें, जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते ही हमें यहाँ एक कांस्टेंट लगाना है और वो कांस्टेंट क्या होगा, g, कैपिटल लेटर g से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो g है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसको एक्सपेरिमेंटली वैल्यू को फाइंड आउट किया गया है। ये कांस्टेंट की वैल्यू 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इतनी होती है। अब यहाँ पहुँचने पर सवाल ये पैदा होता है, हमें क्वेश्चन ये अराइज करना चाहिए कि जब न्यूटन ने कहा है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन कभी हमने तो ऑब्जर्व नहीं किया है कि किसी चेयर ने किसी दूसरी चेयर को खींच लिया हो अपनी तरफ। कभी हमने ऑब्जर्व नहीं किया कि ये पेन रखा हो, इसके सामने दूसरा पेन रखा हो, इसने इसको खींच लिया अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर लिया, ऐसा तो कभी भी नहीं ऑब्जर्व किया। उसकी वजह क्या है, उसकी रीज़न ये है कि ये जो g है ये बहुत स्मॉल वैल्यू पोजेस कर रहा है, 6.673 × 10⁻11 बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, और जब मैसेज भी छोटे हैं g की वैल्यू भी बहुत स्मॉल है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के बावजूद सिग्निफिकेंट फोर्स नहीं अप्लाई होती, जिसकी वजह से हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। फोर्स लगती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, तो कैसे पता चलेगा कि ये फोर्स लग रही है? तो उसके लिए हमारे पास दो सिचुएशन है, या तो ये दोनों बॉडीज़ बहुत बड़े बड़े होने चाहिए, या दोनों में से एक बॉडी बहुत बड़ा हो और दूसरा उसके मुकाबले में बहुत छोटा हो। जैसे सपोज अर्थ एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और ये पेन एक उसके मुकाबले में बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है। जैसे ही मैं यहाँ से इसको रिलीज करूँगा ये नीचे की तरफ फॉल करता है, डाउनवर्ड जाता है। वजह क्या है इसके नीचे की तरफ जाने की वजह, क्योंकि अर्थ एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, दोनों के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से ये बॉडी मूव भी कर रहा है। या फिर आप अगर प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करें, सन के राउंड अबाउट जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, या मून जो अर्थ के राउंड अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, उसकी रीज़न भी यही है कि मून और अर्थ दोनों बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है अर्थ मून पर, और मून अर्थ पर बदले में इतनी फोर्स लगा रहा है कि वो मून को मजबूर कर रही है कि वो रिवॉल्व करे अर्थ के राउंड। इसी तरह सन और अर्थ के दरमियान में इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि अर्थ को उसने मजबूर कर दिया कि वो उसके राउंड अबाउट रिवॉल्व करे। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उसे रिवॉल्व करने पर मजबूर कर रही है, और इसी वजह से हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील नहीं करते हैं, जबकि बड़े ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील की जा सकती है। इसी के साथ रिलेटेड टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के थर्ड लॉ को आप पहले पिछले यूनिट में पढ़ चुके हैं, उसमें हमने डिस्कस किया है कि हर बॉडी जब एक्शन लगाता है तो दूसरा बदले में उस पर एक रिएक्शन लगाता है। दोनों एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर सपोज ये वाला बॉडी इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये वाला बॉडी भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दोनों फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यहाँ भी ऐसे ही है, अगर ये वाला बॉडी इस पर फोर्स लगाता है M2 पर, तो ये M2 भी इस पर एक फोर्स लगाएगा जिसकी वैल्यू बिल्कुल इक्वल होगी। अगर इसकी फोर्स की वैल्यू F है उसकी वैल्यू भी F ही होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। यही वजह है कि हम कह सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, दोनों का आपस में कनेक्शन बना हुआ है, कि जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि अगर M1 बॉडी ने उस पर फोर्स लगाई है तो M2 बॉडी भी उस पर फोर्स लगा रहा है। दोनों की फोर्सेस इक्वल होंगी, अपोजिट होंगी। यही वजह है कि ये जो हमारा वेट है बॉडी का वो हमारी इसी फोर्स की वजह से है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से है।
सपोज अगर मैं कहता हूँ कि मेरा मैस 80 किलोग्राम है, सपोज 80 किलोग्राम मेरा मैस है, तो वेट मेरा कितना होगा? ये फार्मूला अप्लाई करना है, W/mg, 80 × g की वैल्यू आपको याद होगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इट मीन्स 800 न्यूटन। इट मीन्स अर्थ मुझे 800 न्यूटन फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, बदले में मैं भी अर्थ को 800 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ। इसी तरह अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसका मैस ओनली 30 किलोग्राम है, और अगर हम उसका मैस को वेट में कन्वर्ट करें तो वेट कितना निकलेगा उसका? 300 न्यूटन। 30 × 10 300 न्यूटन। इट मीन्स अर्थ उसको 300 न्यूटन फोर्स से अट्रैक्ट करती है, वो भी बदले में अर्थ को 300 न्यूटन फोर्स से अट्रैक्ट करता है। दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अगर अर्थ मुझे सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो मैं भी अपने सेंटर की तरफ उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, जितना हमारा वेट है उतनी ही हम अर्थ पर फोर्स लगा रहे हैं, अर्थ के बदले में हमें उतनी ही फोर्स लगा रही है। अब इसके बदले में एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ध्यान में ये क्वेश्चन आता है कि जब हम इस पेन को यहाँ से रिलीज करते हैं तो हमेशा ये पेन ही मूव करता है डाउनवर्ड, ये अर्थ मूव करने में इसकी तरफ क्यों नहीं आ रही है? अर्थ को भी मूव करना चाहिए इसकी तरफ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? वजह यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए एक सिग्निफिकेंट फोर्स की जरूरत होती है। इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए जस्ट 1 न्यूटन, 2 न्यूटन या 3 न्यूटन फोर्स सफिशिएंट है जो इसको मूव कर सकती है, लेकिन अर्थ को मूव करने के लिए इतनी फोर्स सफिशिएंट नहीं है। अर्थ को मूव करने के लिए बहुत लार्ज फोर्स चाहिए, जितने के सन लगा रहा है उस पर कि वो रिवॉल्व कर रहा है उसके राउंड अबाउट। अर्थ को मजबूर कर दिया इसमें कि सन के राउंड अबाउट वो रिवॉल्व करे, उसको बहुत लार्ज फोर्स चाहिए। यही वजह है कि जब भी हम इस ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं यही ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फॉल करता है। अर्थ कभी भी मूव करके इसके करीब नहीं आई है। अगर मैं यहाँ से इसको पकड़े रखूँ और अर्थ को कोशिश करूँ कि अर्थ मूव करके इसके पास आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थ को मूव करने के लिए 3 न्यूटन फोर्स सफिशिएंट नहीं है। इसको मूव करने के लिए अलबत्ता 3 न्यूटन फोर्स सफिशिएंट है। सपोज इसका वेट 3 न्यूटन है तो इस पर 3 न्यूटन अर्थ फोर्स लगा रही है और ये वाला बॉडी भी अर्थ पर 3 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। यही वजह है कि ये तो मूव करता है टुवर्ड द अर्थ, क्योंकि इसको मूव करने के लिए 3 न्यूटन फोर्स सफिशिएंट फोर्स है, जबकि अर्थ मूव करने के लिए 3 न्यूटन फोर्स कुछ भी नहीं हिला सकती उसका अर्थ का। यही वजह है कि अगर हम जंप करें, किसी ऊंची जगह से जंप करें तो हम नीचे की तरफ आके ज़मीन के ऊपर गिरते हैं। उसकी वजह क्या है कि सपोज मेरा वेट 80 न्यूटन है, अर्थ ने मुझे 800 न्यूटन से अट्रैक्ट किया है, 800 न्यूटन फोर्स से मैं डाउनवर्ड मूव कर रहा हूँ, लेकिन अर्थ के ऊपर भी मैं 800 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन वो अर्थ पर लगने वाली 800 न्यूटन फोर्स उसको मूव करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसी वजह से वो बॉडी मूव नहीं करता है। हम रिपीट करते हैं इन स्टेप्स को कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट। यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड कर रहा है 2 पार्ट्स पर। एक पार्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक पार्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहला पार्ट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो प्रोडक्ट ऑफ मैसेज पर है, दूसरा पार्ट जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल्स पर है। ये याद रखना है कि यहाँ प्रोडक्ट ऑफ मैसेज है, मैसेज का प्रोडक्ट लेना है यानी m1 और m2 को मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर लेकर इनवर्सली प्रोपोर्शनल करना है, कंबाइन करना है। कंबाइन करने के बाद प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो कैपिटल कांस्टेंट G लेटर पुट करेंगे यहाँ, और इसे हम क्या नाम देते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड वैल्यू है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसकी ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये चेंज नहीं होती, चाहे हम अर्थ पर मौजूद हों, चाहे हम मून पर मौजूद हों या किसी दूसरे प्लेनेट पर मौजूद हों, G की वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है। जबकि एक और G की बात की हमने, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये जो G की वैल्यू है इसकी वैल्यू चेंज होती है। अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसका डिपेंडेंस किस पर है। ये वैल्यू कैपिटल G है। इन दोनों सिंबल्स को आपने याद रखना है कि ये 2 डिफरेंट सिंबल हैं। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों में फ़र्क है, इनकी डिफरेंट वैल्यू है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, अलबत्ता उस G की वैल्यू में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू में चेंज
आता रहता है। आई थिंक आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। आप इस टॉपिक को भी साथ में स्टडी करें और इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, अपनी प्रैक्टिस करें, लर्न करें इन क्वेश्चंस को। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।